यहीं पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं अपना फर्स्ट बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है सिंटैक्स। यदि आप मेरे चैनल को प्रॉपरली देख रहे हैं तो अभी तक मैंने 2 बेसिक क्लास आपको पढ़ाई हैं जिसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में बहुत छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ों के बारे में आपको समझाया है। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक सारे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एमपीएसआई हो या वापम का कोई भी एग्जाम हो, इवन बैंकिंग में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। इसमें हमारा बेसिक फंडामेंटल जो मैंने अभी आपको 2 क्लासेस में पढ़ाया था, नाउन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे, नाउन सिंगुलर होती है तो वर्ब सिंगुलर होती है, नाउन प्लूरल होती है तो वर्ब प्लूरल होती है, यदि नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होती है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट थे वो इसमें आपको यूज करने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे आज के टॉपिक का नाम है सिंटैक्स, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना, तो वी कैन डिसाइड द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या फिर द सब्जेक्ट कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द वर्ब। देखिए, रिवर्सेबल कंडीशन हो गई। हम ये बोल सकते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का आना, तो बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसी को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी बोला जाता है एसवी एग्रीमेंट। इसका जो टेक्निकली नाम है वो है सिंटैक्स। तो इसका मतलब पानी की टंकी से मत समझ लीजिएगा कि सिंटैक्स का मतलब पानी की टंकी से होता है। तो सिंटैक्स का मतलब क्या से निकल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन आपको बोल सकता हूं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, that is called syntax, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसवी एग्रीमेंट। ये 2 चीजें हो गई हमारे पास, क्लियर। द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, या हम क्या बोल सकते हैं, एसवी एग्रीमेंट। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा इस वीडियो में से देखकर, जिससे आपके अच्छे प्रॉपरली नोट्स बन जाते हैं। अब इसको डेफिनेशन तो एग्जाम में पूछता नहीं है, तो हम इसको कैसे एग्जांपल देकर समझ सकते हैं इस टॉपिक को, उस बात पर आप फोकस करिएगा। देखिए, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको 2 छोटे से एग्जांपल को समझा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सबसे पहला एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा आई, और यहाँ पे आपको ये 3 वर्ब भरने को दे दिया, इज, एम, आर, और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई इज एम आर अ स्टूडेंट। या मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया आई, यू, और यहाँ पे लिख दिया ही, क्लियर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया आर गोइंग टू मार्केट। ये 2 मैंने सेंटेंस लिख दिए। आपके सामने ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें 2 अलग अलग चीजों की मैं बात कर रहा हूं। पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने एरर दिया है वो वर्ब के बेस पे दिया है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने एरर दिया है तो वो मैंने सब्जेक्ट के बेस पे दिया है। यहां पर आपको सब्जेक्ट को फिलअप करना है और यहां पर आपको किसको फिलअप करना है, वर्ब को। तो देखिए, पहली सिचुएशन क्या थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई, तो हम आई को देखकर यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से आर को हटा देंगे, तो आई को देखकर सिलेक्शन किसका हुआ, एम का। तो पहली डेफिनेशन हमारी क्लियर होती है। हमने सब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर किसका सिलेक्शन किया, वर्ब का किया। बट हमारा सेकंड टॉपिक जस्ट उल्टा था, मैंने ऊपर सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाई, बट नीचे मेरे पास आर है और 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई, यू और ही। तो हम सबको पता है आई के साथ 3 वर्ब आती हैं, पहली एम, दूसरी वॉस, तीसरी हैव। ध्यान रखिएगा,
मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आई के साथ हम 3 वर्ब का यूज करते हैं, एम, वॉज, हैव। और हमको पता है यू के साथ 3 वर्ब आती हैं, आर, वर और हैव। और ही के साथ हम 3 वर्ब का यूज कर सकते हैं, इज, वॉज, हैज। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, हम ही को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर आई को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब उल्टी गणित चल रही है, हम यहां पर वर्ब को देखकर सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हमने आर को देखकर किसका सिलेक्शन किया, यू का। तो अभी आपको कंडीशन समझ में आ रही है, ये दोनों चीज आपके सामने हो गई। एक जगह आपने सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगाई और दूसरी जगह वर्ब को देखकर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। इसी को हम बोलते हैं एसवी, एग्रीमेंट, और हम बोलते हैं या तो सिंटैक्स। तो ये हमारा इसका बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट होता है। अब हम आज इसमें सबसे पहला रूल पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सिंटैक्स का, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मुझे लगता है यहां तक मेरे सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, आपको यदि इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे YouTube पर अपने मैसेज के थ्रू उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। क्लियर? अब हम देखिए इसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा रूल नंबर 1। ठीक है, आज मेरा जो रूल नंबर फर्स्ट है वो एक मॉडल से रिलेटेड है। ठीक है, मॉडल वर्सेस वर्ब। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में हेडिंग डाली, पहली हेडिंग है मॉडल्स, और यहां पर मैं दूसरी हेडिंग आपके सामने डाल रहा हूं वर्ब्स। देखिए ध्यान से, 2 मॉडल्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है नीड नॉट और दूसरी मॉडल का नाम है डेयर नॉट। क्लियर हो रहा है सभी को? जो पहली मॉडल है उसका नाम है नीड नॉट और दूसरी वाली जो मॉडल है उसका नाम है डेयर नॉट। बच्चों, इसको हम एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं, जिसको आप बोलते हैं निडंट, या इसी को आप बोलते हैं डेरेंट। क्लियर? ये 2 मॉडल होगी, नीड नॉट और डेयर नॉट, जिसको हम बोलते हैं निडंट और डेरेंट। ठीक है, वैसे ही 2 वर्ब हैं जिसका नाम है नीड और एक का नाम है डेयर। क्लियर? ये वर्ब हैं और ये मॉडल हैं, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जो मॉडल आ रही है उसमें आपको ध्यान रखना है हम किसका यूज करते हैं, नॉट का, जिससे आपको पहचानना है। और जो डेयर आ रहा है उसमें भी हम किसका यूज कर रहे हैं, नॉट का। तो जब नॉट लिखा आ रहा है या शॉर्ट फॉर्म में निडंट और डेरेंट लिखा आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो मॉडल्स के क्वेश्चन हैं। बट जो अलग से मैंने चीज लिखी है वर्ब, जो वर्ब वाली बात है उसमें केवल नीड और डेयर लिखा हुआ है, आई एम नॉट यूजिंग नॉट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्या बोलता है कि जब हम नीड और डेयर की बात करते हैं तो बेटा इसका हिंदी में मतलब होता है आवश्यक, या आप लिखेंगे जरूरी, और डेयर का मतलब होता है साहस, या आप लिखेंगे हिम्मत। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। क्लियर? हमें क्या ध्यान में रखना है कि नीड और डेयर के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो आपको याद रखना है वो किस फॉर्म में होगी, 2 + V1। यदि नीड और डेयर के बाद आपको याद रखना है हम किसी भी वर्ब का यदि यूज कर रहे हैं, यदि हम नीड और डेयर के बाद किसी भी वर्ब का यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं 2 + V1, जिसको इंग्लिश में कहा गया है इन्फिनिटिव केस। तो इन्फिनिटिव केस क्या होता है बच्चों, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना। ये आपको ध्यान रखना है, पूरी इंग्लिश में 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी जितनी भी प्रीपोजिशन होती है 2 के अलावा, जैसे इन, ऑन, एट, है ना, या मैंने बोला ओवर, अबव, बिसाइड, बिसाइड्स, जितनी भी प्रीपोजिशन है, विद, फॉर, फ्रॉम, सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा सबसे बेस्ट एग्जांपल, मेरे मोबाइल पर इनकमिंग फ्री है, तो इन एक प्रीपोजिशन है, तो इनकम फ्री नहीं है, आउट गो फ्री नहीं है, आउट गोइंग फ्री है, इनकमिंग फ्री है। जैसे डॉक्टर बोलता है ज्यादा खाओगे तो मर जाओगे, तो ओवर ईट नहीं होता है, ओवर ईटिंग होता है। क्लियर? मैडम बोलती है ओवर राइट मत करो कि ओवर राइटिंग, तो ओवर एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है।
बट बच्चों टू एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी का यूज नहीं होता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि नीड और डेयर के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो 2+V1 का यूज करना है। बट एक चीज याद रखना, यदि नीड और डेयर के बाद कोई वर्ब का यूज नहीं हो रहा है तो भैया फिर आप 2+V1 का यूज मत कर देना, तब ये गलत है। जब वर्ब नहीं आ रही है, जब वर्ब आ रही है, मैंने कहा जब इनके बाद कोई वर्ब आ रही है तो बीच में टू आएगा जोड़ने के लिए, मगर वर्ब नहीं आ रही है तो फिर 2+V1 का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट जैसा चाहे हम लिखेंगे। तो अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं आपको मॉडल्स के रूल बताऊं, नीड नॉट और डेयर नॉट को कैसे यूज करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों पहले आपको समझ में आ गया, मॉडल्स हैं। तो पहले हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं, फिर दोनों टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा बारी से। क्लियर? एक एक करके देखिए। सबसे पहला टॉपिक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों अच्छे से कॉपी में नोट्स, ताकि आपके तैयार हो जाए। देखिए अब हम सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये दोनों मॉडल्स हैं। देखिए कैसे आपको समझना है। तो सबसे पहले आप कॉपी में एक हेडिंग डालेंगे, रूल्स फॉर मॉडल्स। तो मॉडल्स के लिए क्या रूल है? तो सबसे पहले देखिए हमें याद रखना है, जैसे आपने सुना है जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मैं 7 बेसिक मॉडल की बात कर रहा हूं। जैसे मे, माइट, कैन, कुड आपने सुना होगा, या बेटा आप लोगों ने सुना होगा वुड एक मॉडल है, या आपने कभी सुना होगा शुड, आई शुड गो देयर, है ना, या मस्ट एक मॉडल है। तो बेटा जितनी भी मॉडल हैं उन सब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो रहा है? जितनी भी मॉडल हैं उन सब के बाद आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म का। तो एक चीज क्लियर हो रही है सभी को कि हम जब बात कर रहे हैं दो मॉडल जिसका नाम है निडंट, है ना, जिसका नाम है निडंट और एक और का नाम है डेरेंट। तो अभी आपने सीखा था नीड का मतलब होता है हिम्मत, सॉरी नीड का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी। तो यहां पर नॉट लग गया तो मतलब आवश्यक या जरूरी नहीं है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस, बट यहाँ पे नॉट लग गया तो इसका मतलब हिम्मत या साहस नहीं है। तो इन दोनों के बाद भी हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे टू का यूज मत कर लेना। टू का यूज कब होता है? नीड और डेयर जो कि वर्ब हैं। बेटा जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों वर्ब नहीं है, ये दोनों मॉडल है। बार बार मैंने आपको समझा रहा हूं, पहचानेंगे कैसे? नॉट से। किससे पहचानना है? नॉट से। तो ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज हमें एग्जाम में क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स के साथ ना ही आपको सिंगुलर को देखना है, ना ही आपको प्लूरल को देखना है, और ना ही आपको अनकाउंटेबल को देखना है। क्लियर? मॉडल के साथ आपको कभी भी ये तीनों नाउन को देखने की जरूरत नहीं है। कौन सी नाउन? ना ही आपको सिंगुलर नाउन को देखना है, ना ही आपको प्लूरल को देखना है, ना अनकाउंटेबल नाउन को देखना है। सिंगुलर का मतलब मिनिमम कितनी? एक। प्लूरल का मतलब दो या दो से अधिक। ये कितने पेन है? दो। तो दो या दो से अधिक। मिनिमम प्लूरल में दो की जरूरत होती है, दो से ज्यादा आप कितने भी यूज कर लो, 200, 200, करोड़, हजार, लाख जो भी हो। ठीक है? अनकाउंटेबल सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी। पानी कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल। तो बच्चों हमें क्या याद रखना है कि जब भी मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, टॉपिक को फोकस करिएगा, जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी? मॉडल्स की, तो मॉडल्स में ना सिंगुलर देखना है, ना कभी आपको प्लूरल देखना है, ना कभी अनकाउंटेबल। हर कंडीशन में मॉडल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये माइंड सेट कर लीजिए। पहले ये 3 रूल आपके क्लियर हो गए। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो हम यहाँ पर अलग से एक चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसका मैं आपको एक रूल बना देता हूं ताकि आपको सीखने में और आसानी रहेगी। देखिए कैसे, ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 4। हमारा रूल नंबर 4 क्या हो गया कि हम कभी भी एग्जाम में मॉडल के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, कम की कमिंग, ईट की ईटिंग,
ओके। और मॉडल के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है बच्चों, जब हम फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कि किसी भी मॉडल के साथ ना तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना फोर्थ फॉर्म, ना फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, तो क्लियर हो रही है आपको बातें। मैं बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। पहला रूल क्या था कि ये 7 बेसिक मॉडल थी, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं अभी ये मॉडल नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा आज का टॉपिक है निडंट और डायरेंट मॉडल में। तो मैंने ये बताया कि निडंट और डायरेंट के साथ भी आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने बताया कि मॉडल के साथ हम कभी भी सिंगुलर नाउन को, प्लूरल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को फोकस नहीं करते हैं। वो कहाँ फोकस करते हैं, हम टेंसेस में। तो हम टेंसेस नहीं पढ़ रहे हैं, अभी मॉडल के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो मॉडल में हमेशा याद रखिएगा वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म को यूज करना है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कई बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मॉडल के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा है, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। वो कब आती है, जब हम शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव या ऑट टू हैव का यूज करते हैं। वो हैव वाली मॉडल होती है जिसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बट अभी हम डायरेक्ट मॉडल्स का यूज कर रहे हैं जिसमें वर्ब की हम केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी सारी वर्ब्स गलत हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया किसी भी एग्जाम में याद रखिएगा, किसी भी मॉडल्स के बाद आप 2+V1 का यूज नहीं करेंगे। मॉडल के बाद कभी भी इंफिनिटिव केस का यूज नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2+V1 मतलब इंफिनिटिव केस। हम जब वर्ब पढ़ रहे थे उसमें यूज कर रहे थे नीड और डेयर में। बट मॉडल के तुरंत बाद हम 2+V1 का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो गलत है। अब देखिए, हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं इसका एग्जांपल अब आपको देके बता रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसका बेसिक फंडामेंटल का आपको एग्जांपल बता रहा हूं, कैसे आपको यूज करना है। देखिए, मैंने यहां पर किसी का नाम लिखा, जैसे एक लड़के का नाम लिखा विनय। अब विनय कितना है, एक है, सिंगुलर है। मैं बोलता हूं विनय कैन। सबसे पहले लिखा गो, फिर मैंने लिखा वेंट, फिर मैंने लिखा गॉन, फिर मैंने लिखा गोइंग, और यहां पे लिख दिया गोज। ये पांचों फॉर्म लिख दी। ठीक है, विनय कैन गो वेंट, है ना, टू स्कूल। ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल लिखा। तो सबसे पहले देखिए, विनय यहां पर सिंगुलर है, विनय हमारा सिंगुलर है। तो बेटा ये टेंस नहीं चल रहा है, तो हम यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये पांचों फॉर्म लिख दिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मॉडल में हम सिंगुलर और प्लूरल को देखते ही नहीं है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है, सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया, फोर्थ गलत हो गया, फिफ्थ गलत हो गया। ये सब कुछ गलत है, केवल हमारा आंसर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? दूसरी चीज आपके माइंड में आएगा, मैंने कहा है मॉडल्स के बाद टू, तो आप लोग पहले इसको समझिएगा। विनय कैन गो टू स्कूल। तो बेटा मैंने मॉडल के बाद टू का यूज नहीं किया है, गो के बाद किया है। यदि ये टू मॉडल के बाद आ जाता, कैन टू गो, तो गलत होता। जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने ऐसा लिखा होता, आई मस्ट टू कम हियर, मुझे यहां आना चाहिए। तो बेटा आई के बाद मस्ट मॉडल है, तो मॉडल के बाद हम टू का यूज करेंगे तो गलत है। तो आंसर क्या आएगा, आई मस्ट कम हियर। क्लियर हुआ? मॉडल के बाद हम कभी भी टू का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? मॉडल के बाद यदि वर्ब आ रही है उसके बाद कुछ भी करिए, मगर मॉडल के तुरंत बाद नहीं हो सकता। ना मे के बाद, ना कैन के बाद, ना कुड के बाद, ना शुड के बाद, ना वुड के बाद। किसी भी मॉडल के तुरंत बाद टू का यूज नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे मॉडल के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे वर्ब के साथ, तब जाके हम टॉपिक को सीख पाएंगे। अब हम इसको वर्ब के साथ कैसे इन्वॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को मेरा ये जो जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक था वो है
निडंट और डेरेंट, तो हम उसको कंपेयर करेंगे वर्ब से। अब कैसे कंपेयर करना है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इजी लर्निंग है। देखिए कैसे करना है। अब हम बात कर रहे थे हमारी दो वर्ब्स की, ये दो वर्ब्स थी नीड और डेयर। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसके जो रूल आते हैं वो हमें दो टेंस में पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट में, तभी हम इसकी एरर्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एरर आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये हो गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर, सभी जानते हैं इसकी पहचान होती है, इसके अंत में आता है ताती ते और उसमें हम लगा देते हैं। जैसे जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, सोता हूं, है ना। जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो ये सब किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। क्लियर, इसके हम मेनली 5 स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 5 स्ट्रक्चर्स की। इसको मैं जैसे सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इसका, वो होता है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव AFFIRMATIV। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो रूल है वो टेंस के बेस पे है। तो सब्जेक्ट के दो भाग हो गए। पहला भाग हमारा हो गया सिंगुलर, और या फिर हम इसी को दूसरे भाग में लिखेंगे अनकाउंटेबल, और दूसरा यहाँ पर हो गया प्लूरल। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, सभी को ध्यान में रखना है। जो नियम सिंगुलर नाउन का होता है, सिंगुलर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं और आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक। जो नियम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का होता है वही सेम नियम अनकाउंटेबल का होता है। बोथ आर सेम। देख लीजिए, क्लियर हो गया, दोनों को एक ही साथ लिख लिया। जो नियम सिंगुलर नाउन का होता है वही नियम अनकाउंटेबल का होता है, बट डिफरेंट इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। इज दैट क्लियर? जो डिफरेंट है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम इसका नियम कैसे लिखेंगे, तो जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस, ईएस और आईएस, और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये एस, ईएस और आईएस ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई हमारी, फिफ्थ। क्लियर, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ। तो दोनों के नियम सेम है। बट जब दो या दो से अधिक की बात करें, और एक और चीज ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन पानी के साथ वाटर उबल, जैसे मैंने बोला पानी उबलता है तो आप बोलते हैं वाटर बॉइल्स, मगर दो या दो से अधिक अनकाउंटेबल नाउन मिलकर प्लूरल बन जाती है, जैसे वाटर एंड मिल्क, तो फिर बॉयल में एस नहीं लगेगा, क्योंकि दो अनकाउंटेबल नाउन मिलकर क्या बन जाएंगी, प्लूरल। ये ध्यान रखना। तो जैसे ही प्लूरल बनी तो वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें फोकस करते हैं नेगेटिव पर। देखिएगा ध्यान से, इसी से आपका निडंट और डेरेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, जो डज है तो अब अपन बार बार नहीं लिखेंगे, सिंगुलर और अनकाउंटेबल सेम है, तो मैं बार बार सिंगुलर ना अनकाउंटेबल पूरा ना लिख के केवल एस लिख दूंगा, और प्लूरल के लिए मैं क्या लिख दूंगा, पी। दोनों सेम है। या हम एक काम करते हैं, इसको रेड में लिख देते हैं तो आपको और अच्छा रहेगा। देखिए डू किसके साथ आ रहा है, प्लूरल के साथ, और डज किसके साथ आ रहा है, सिंगुलर के साथ। दोनों के नियम सेम है, इसलिए अपन यहाँ पर बार बार इसको नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? और नॉट जैसे ही आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब डू डज आते हैं तब वर्ब की कभी भी फिफ्थ फॉर्म का यूज नहीं होता, फिर हर कंडीशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा हमारा होता है इंटरोगेटिव, जिसको आप बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हमें क्या याद रखना है, ये जो डू डज होता है ये उठ के आगे आ जाएगा, तो इसका नाम हम रख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये डू डज आगे आ गया तो इसका नाम हम रख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब।
ठीक है, या आप शॉर्ट में HV भी लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गई, या मैं आपको इसको समझाने के लिए अभी आपको दिक्कत ना हो तो अपन एक काम करते हैं, पूरा ही लिख देते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट रूल। क्लियर हुआ? ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया, जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें डू डज आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चले गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा फोर्थ रूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो बेटा दूसरे और तीसरे को जोड़ दो। आई का मतलब इंट्रोगेटिव, एन का मतलब नेगेटिव, दोनों को जोड़ दो। तो सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा, डू डज प्लस क्या आ गया, सब्जेक्ट। ठीक है, जब ये आगे चले गया, डू डज आगे चले गया, तो सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। जब सब्जेक्ट पीछे आया तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे 4 प्रिंसिपल। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? इसको अच्छे से आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ये चारों प्रिंसिपल आपको क्लियर हो रहे हैं। बहुत आसानी से आपको समझना है कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसको आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। 2 पार्ट में बांटेंगे, सिंगुलर और अनकाउंटेबल के नियम सेम है। फिर प्लूरल का नियम मैंने आपको बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में एस या एस का यूज करना है। जब भी नेगेटिव बनेगा तो डू प्लूरल के लिए आता है, डज सिंगुलर के लिए और अनकाउंटेबल के लिए आएगा, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब एस या एस का यूज नहीं होगा। दूसरे और तीसरे को जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा चौथा। तो डू डज आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चले गया, तो उसके बाद क्या आया, नॉट। अब हम इसमें 2 रूल अलग से और पढ़ेंगे। देखिए 2 रूल हमको और फोकस करना है। कैसे? बहुत सिंपल से रूल है। देखिए हमारा अगला जो इसी का क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये आगे तक काम में आएंगे, रूल नंबर 5 और 6। तो अगला रूल है W प्लस आई, और W प्लस आई प्लस एन। ठीक है, W और W प्लस आई प्लस एन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, W क्या होते हैं? देखिए W वो होते हैं जिनको बोलते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा हु, whom, what, where, which, why, when, how। how भी W है, ठीक है, how many, how much, ठीक है, ये सब हो गए W वर्ड्स। तो इसको हम बोल सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम सिंपल लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको बेटा क्या सीखना है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और यहां पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो जब आप 3 के आगे W को जोड़ दोगे, ठीक है, जब 3 में W जोड़ दोगे तो आपका सेंटेंस नंबर 5 बन जाएगा। और जब आप 4th में W को जोड़ दोगे तब आपका क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, 6। ये 2 अलग अलग सेंटेंस आपके बन के तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन क्या था, when we are using W with the third sentence then third becomes 5th। और जब हम W किस में जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में, तो ये 4th वाला क्वेश्चन काय में बन जाएगा, 6 में। ऐसे आपको ये 2 चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बनेगा, सबसे पहले W, फिर यहाँ पर आपके आ गए डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। क्लियर? और फिर 4th में लगा दीजिए इसके आगे W। तो 4th में W लगाया तो W प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ गया, नॉट, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पर आप लोग चाहें तो आपको W का मतलब यहां पे चाहो तो लिख लेंगे। सबसे पहले हु होता है, फिर क्या होता है, whom, कौन। whom का मतलब होता है किसको, किसे या किससे, ठीक है। फिर एक होता है whose, whose के 3 साउंड होते हैं, किसका, किसकी, किसके। which का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। which के 3 मतलब होते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से। हमेशा याद रखिएगा where, where का यूज होता है स्थान के लिए, जैसे बोलते हैं ना where do you live, है ना, where are you going। फिर हम बोलते हैं when, when का यूज होता है टाइम के लिए,
व्हेन का यूज होता है टाइम, ठीक है। व्हेन डू यू गो, व्हेन विल शी कम, तो व्हेन का मतलब होता है टाइम से, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है व्हाई, व्हाई का मतलब क्या होता है क्यों। फिर इसके बाद हम यूज करते हैं व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होता है हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाउ का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या होता है कैसे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है डब्ल्यू में हाउ मेनी, इसको आप ध्यान रखना, ये टेंस तक में आपको काम आएगा बच्चों। हाउ मेनी का मतलब होता है प्लूरल नाउन से, हाउ के साथ जब भी मेनी आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है नाउन क्या आएगी, प्लूरल काउंटेबल, दो या दो से अधिक। और एक होता है हाउ मच, हाउ मच के साथ हमेशा ध्यान रखना आपको नाउन यूज करनी है अनकाउंटेबल, क्लियर हो रहा है। हाउ मच के साथ आपको नाउन कौन सी यूज करना है, अनकाउंटेबल, जैसे पानी, हाउ मच वाटर, गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है। इन दोनों के जो साउंड होते हैं वो सेम है। सबसे पहला इसका साउंड होता है कितना, फिर हम लिखेंगे कितनी और कितने, ये तीन चीजें हो गई, हाउ मच, हाउ मेनी, इन तीनों के, दोनों के साउंड सेम होते हैं, दोनों के तीन तीन साउंड है, मतलब टोटल 6 साउंड मान लीजिएगा, कितना, कितनी, कितने। तो सबसे पहले आप इनको फोकस कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में, इससे एग्रीमेंट का हम अभी यूज करेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, तो आपको ये धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। अब ये हमने पूरा प्रेजेंट में लिखा था, अब हम सेम चीज पास्ट के लिए लिखेंगे, सेम चीज को हम पास्ट के लिए लिखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको नीड और डियर के क्वेश्चंस को एग्जाम में करना है, क्लियर।